इस समय कोविड-19 की चपेट में पूरा विश्व झेल रहा है। आपके विद्यालय की संस्था के अध्यक्ष श्री मिथिलेश वाजपेयी जी, प्रबंधक श्री रमेश वाजपेयी जी आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन पढ़ते रहिए। मैं आपको इस टॉपिक पे चर्चा कर विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों विश्व के जो है कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। एक कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज आपको यही हम बताने जा रहे हैं। कि पृथ्वी का आकार ग्लैड है, गोआ विश्व के दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश में, इसका नाम है भूमध्य रेखा, चाहे आप कह लीजिए या विषुवत रेखा। मानचित्र या ग्लोब पे जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं उनको लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। जो वर्टिकल रेखाएं खींची होती हैं उनको लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। और अब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा विश्व को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, भूमध्य रेखा के नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री जो उत्तर रेखा होती है, 23.5 डिग्री उत्तर, यन का मतलब है नॉर्थ, इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री जो दक्षिण रेखा होती है इसको जो है मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ होती है। विषुवत रेखा के जो 66.5 डिग्री उत्तर रेखा होती है, 66.5 डिग्री, इसको आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक रेखा विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री जो दक्षिण में रेखा होती है इसको हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका चाहे रेखा कह सकते हैं या फिर वृत्त। भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री जो दक्षिण में रेखा है इसको अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है, चाहे वृत्त आप कह लीजिए चाहे रेखा कह लीजिए। इसीलिए विश्व का अगर पूछा है सबसे बृहत्तम वृत्त कौन सा है तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। और 90 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव होता है, इसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी ने की थी। और फिर 90 डिग्री जो साउथ होता है इसको हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। दक्षिणी ध्रुव की खोज एडमंड सेन ने की थी। अब देख दक्षिणी ध्रुव की खोज एडमंड सेन ने की थी। ध्रुव की खोज एडमंड सेन ने की थी। तो विषुवत वृत्त मकर रेखा है और जो कर्क रेखा है सूर्य की कक्षा है। इन्हीं रेखाओं के मध्य ही पूरा वर्ष सूर्य जो है रहता है। जब पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, परिभ्रमण परिक्रमण। अब जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तो पृथ्वी की जो है इतनी ही दूरी सूर्य के सामने पड़ती है। अब सबसे पहले कर्क रेखा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में सूरज 21 जून को मकर रेखा पे चमकता है, इसीलिए विश्व उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन, सबसे गर्म दिन होता है वो 21 जून होता है। 21 जून के बाद सूरज दक्षिणायन हो जाता है। जब दक्षिण की तरफ चल देता है इसका मतलब दक्षिणायन हो जाता है। तब अब देखिए, जब अब 21 जून के बाद फिर आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को जो है सूरज विषुवत रेखा पे चमकता है। और जब सूरज विषुवत रेखा पे चमकता है तो संपूर्ण विश्व में दिन रात बराबर होता है। सितंबर के बाद अब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। फिर आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पे चमकता है। जैसा कि हम लोगों के यहाँ उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा और गर्म दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर सबसे बड़ा और सबसे गर्म दिन माना जाता है। इसके बाद सूरज उत्तरायण हो जाता है। तो उत्तरायण जब होता है तो इसलिए जो है देखिए कहा गया है, देखिए पुराणों में कहा गया है कि जैसा कि मान्यता दी गई है कि जब हिंदू धर्म की मान्यता है कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तब अगर किसी को व्रत होती तो जो है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे कि भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे रहे थे
कब तक, जब तक सूरज उत्तरायण नहीं हो गया था, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बताया गया ज्योग्राफी के माध्यम से कि सूरज 22 दिसंबर को कर्क रेखा मकर रेखा पे चमकता है, जबकि हमारे पंचांग के माध्यम से या रामचरित मास में बताया गया है माघ मकर रवि शशि ग्रह होई तीरथ पति आय सब कोई। अब अंतर है पंचांग में, भूगोल में अंतर ही बात पड़ जाता है कि अब हमारा जो है भूगोल पृथ्वी की गति से है, पंचांग पृथ्वी चंद्रमा दोनों की गतियों से बना हुआ है। 22 दिसंबर के बाद सूरज उत्तरायण हो जाता है, तो उत्तरायण जब हो जाता है तो फिर जो आपका दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च 21 मार्च को पुनः विषुवत पे जाकर के चमकता है। इसीलिए विश्व में 2 दिन 23 सितंबर 21 मार्च 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रातें होती हैं। उसके बाद पुनः सूरज जो है उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। जब सूरज 21 मार्च के बाद जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए गर्मी का जो है अनुभव होने लगता है। और 21 मार्च के यहाँ हम लोगों के यहाँ उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के बाद जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के आसार आ जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक के आसार आ जाते हैं। जहाँ पे सूर्य रहेगा, जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है उसका वहीं पे प्रभाव रहता है। और उसके बाद जैसे 21 मार्च से पुनः जो है 21 मार्च से अब बढ़ता जाएगा, फिर अप्रैल मई जून पुनः 21 जून को। इसीलिए हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया है। अब सूरज 24 घंटे निकलता रहता है और 24 घंटे, क्योंकि सूर्य तो नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो अब 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 3 मिनट 57 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए पृथ्वी 24 घंटे उदय होता रहता है, 24 घंटे अस्त होता रहता है। सबसे पहले अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी पे चमकती हैं तो जापान में सबसे पूर्व का देश जापान है। फिर उसके बाद इंगल्स डिग्री के हिसाब से बढ़ता रहता, जैसा कि पृथ्वी हमारी पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और 1 डिग्री पे 3 मिनट 57 सेकंड उसे एक्चुअली होता है, लेकिन किताबों में छाप देते हैं लगभग 4 मिनट। तो अगर एक देश से दूसरे देश की दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी में अगर 1 डिग्री अक्षांश का अंतर है तो 4 मिनट बाद लगभग 3 मिनट 57 सेकंड बाद सूर्य चमकता है, सूर्य निकलता है। जैसे अगर 30 डिग्री का अंतर है तो 30 डिग्री के अंतर में 120 सेकंड 120 मिनट बाद लगभग 2 घंटे बाद जो है सूरज उदय होगा। अगर एक देश से दूसरे देश में 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है तो 1 घंटे लगभग 2 घंटे बाद सूर्योदय वहाँ पे होगा। अगर भारत में 7 बजे हो रहा है तो वहाँ पे 9 बजे होगा। अब देखिए, अब प्रश्न ये उठ रहा है, आप लोग प्रश्न ये करेंगे कि जो सूरज की, अब देखिए सूरज की कक्षा है, कर्क रेखा मकर रेखा सूरज की कक्षा है, इसी के मध्य ही पूरे वर्ष सूरज चमकता रहता है। अब आप लोग प्रश्न ये करेंगे कि जब सूरज इसी के मध्य चमकता रहता है तो संपूर्ण पृथ्वी कैसे हीट हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार की लोहे की छड़ के एक सिरे को आग में लगा दिया जाए और कंडक्शन संचलन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये गर्मी एक अणु से दूसरे अणु में ट्रांसफर करती रहती है, उसी प्रकार से गर्मी एक अणु से जो है दूसरे अणु में ट्रांसफर करती चली जाती है। तो अब विषुवत रेखा से जैसे हम उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो गर्मी की मात्रा कम होती चली जाती है। जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो गर्मी की मात्रा कम होती चली जाती है। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संचलन की प्रक्रिया के अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी गर्म होती है। लेकिन अब देखिए, जिस प्रकार से जो लोहे का सिरा आग में लगा है वो ज़्यादा हीट होता है, उसके अपोजिट वाला अगर देखा जाए तो कम हीट होता है। इसीलिए आप समझिए कि विश्व का ये जो है विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण, ये आप कह लीजिए कि आग में लगा था सूर्य के सम्मुख पड़ता है। इसीलिए विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। जैसे विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र आपका बढ़ जाता है दक्षिण अफ्रीका में सहारा मरुस्थल में अगर देखा जाए तो आपका जो पड़ जाता है सहारा मरुस्थल में अल्जीरिया नामक स्थान, विश्व का सबसे बृहत्तम जो है टेम्परेचर वहाँ पर रहता है, इसीलिए क्योंकि विषुवत रेखा के समीप पड़ जाता है। अब देखिए, तो इसलिए इसको हम जो विश्व के जो कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र कह लीजिए, चाहे विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है इसको ट्रॉपिकल जोन कह लीजिए या उष्णकटिबंध कह लीजिए। ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं दोनों गोलार्धों में, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो। अब
जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ते जाएंगे तो गर्मी की मात्रा कम होती चली जाती है। तो अब विषुवत रेखा के 23.5 से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्ध में, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र है इसको हम टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। टेम्परेट जोन कह लीजिए, चाहे आप हिंदी में कह सकते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए टेम्परेट जोन, फिर जब 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में लेकर के 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक जो क्षेत्र होता है इसको फ्रीजेड जोन कहा जाता है। फ्रीजेड जोन दोनों गोलार्धों में, चाहे आपका 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक जो क्षेत्र इसको भी फ्रीजेड जोन से नाम से जानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम उत्तर दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गर्मी की मात्रा क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अब देखिए, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अब देखिए जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, विश्व को 3 तापीय कटिबंधीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। विश्व अब देखिए तो विश्व के 3 तापीय कटिबंधीय क्षेत्र के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र, चाहे आप कह सकते हैं कर्क रेखा मकर रेखा के जो मध्य का क्षेत्र है इसको ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आपका शीतोष्ण, तो इसके नाम से इस पर उष्ण मीन्स होता है हीट या गर्म, तो ये संपूर्ण विश्व में सबसे गर्म क्षेत्र है। जैसा आप यहाँ का जो विश्व में चाहे आप इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, चाहे आप उत्तरी अमेरिका का ले लीजिए, चाहे दक्षिणी अमेरिका का ले लीजिए, चाहे एशिया का ले लीजिए, चाहे आप अफ्रीका महाद्वीप का ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, तो अधिकांश भाग आ जाता है। हाँ, एक ऐसा अकेले आप महाद्वीप है यूरोप जो इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए विश्व के सबसे गर्म क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। फिर दूसरा आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसको टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। ये विषुवत रेखा के 23.5 से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में पड़ जाता है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके नाम से इस वजह से 2 शब्दों से मिलकर के बना है, शीत प्लस उष्ण। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ ना तो ज्यादा ठंडक है ना तो गर्मी, बल्कि मध्यम वाली स्थिति बनी रहती है, इसीलिए इसको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो विश्व के मानचित्र पर अगर हम दृष्टिकोण डालते हैं तो विश्व की जनसंख्या मानचित्र पर अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में से एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, और एशिया महाद्वीप में लगभग 65 देश आते हैं। उसमें से अगर देखा जाए तो जो आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है ये विश्व का सबसे घना आबाद क्षेत्र है, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र विश्व में जनसंख्या का गढ़ माना जाता है। और इसमें अगर तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो आपका जो ट्रॉपिकल जोन है, सही टेम्परेट जोन है, ये जनसंख्या का जो है मानव बसाव के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र माना जाता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या इसी टेम्परेट जोन में निवास करती है। जैसा कि हम लोग जो है टेम्परेट में, जैसे कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है 7 राज्यों से होकर के, तो कर्क रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी भाग कहलाता है, कर्क रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिण भाग का, हम लोग यहाँ पे पड़ जाते हैं। इसीलिए जैसे हम लोग उत्तर भाग से दक्षिण भाग की तरफ जाते हैं तो गर्मी की मात्रा अधिक होती चली जाती है, क्योंकि हम विषुवत रेखा के समीप पहुंचते जाते हैं। और शीत देखें तो यहाँ पर जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो जो है हमारी जो है ठंडक की मात्रा बढ़ती चली जाती है, गर्मी की मात्रा कम होती चली जाती है। ध्रुव पे अगर देखा जाए तो नाम मात्र की होती है, जैसा कि दिन रात का होना। तो विषुवत रेखा से जैसे हम उत्तर दक्षिण की तरफ जाते हैं अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से दिन रात में लंबाई जो है घटती बढ़ी। जैसे सब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है, आप देखिए इस समय सूरज उत्तरी गोलार्ध में आ गया है, तो यहाँ पे अगर 21 जो है उसके 21 मार्च के बाद सूरज उत्तरी गोलार्ध में हो गया, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गया है। तो हमारे यहाँ पर दिन देखिए बड़े होते चले जा रहे हैं, रातें छोटी होती चली जा रही हैं। ठीक इसके विपरीत अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो इसके बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। वहाँ पर अभी समय ठंडक का मौसम चल रहा है, बिल्कुल उल्टा यहाँ पे। वहाँ पर देखिए दिन छोटे होते चले जा रहे हैं, रातें लंबी होती चली जा, जैसा जैसा सूरज कर्क रेखा की तरफ बढ़ता जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। और जैसे हम अब जब सूरज दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है तो यही सिचुएशन बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। अब तो यहाँ पे जो रातें लंबी हो जाती, दिन छोटे हो जाते, सब इसी प्रकार से अगर देखा जाए संसार में अगर देखा जाए तो सब सूर्य का ही कमाल है। जैसे वेदों में कहा गया है कि वेदों में किसी देवी देवता की उपासना नहीं की गई है, लोग सूर्य की ही उपासना करते थे। जो गायत्री मंत्र आपका लिया गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल से लिया गया है।
इसमें देखिए सवितुर्वरेण्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये आपका मूल मंत्र है। ओम भूर्भुवः उसमें बाद में जोड़ा गया है। तो संसार में जो परिवर्तन है, चाहे हवा का चलना, पानी का बरसना, तुषार, ओस, धुंध, कोहरा, जो सब प्रक्रियाएं हैं सब सूर्य के ही माध्यम से होती हैं।